अब एक और अहम मौजू की तरफ चलते हैं और वो है प्रेगनेंसी के हवाले से। हमारे यहाँ एक बहस बहुत ही होती है कि हामला ख़वातीन की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए या ऑपरेशन के ज़रिए। ये बहस इसलिए भी होती है कि अमूमन इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गायनोकोलॉजिस्ट वक्त बचाने और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सी सेक्शन ऑपरेशन का सहारा लेती हैं। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं, हम ये फैसला मरीज़ की कंडीशन देखकर करते हैं कि बच्चे की डिलीवरी के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो जनाब, इस सब की क्या हकीकत है, इस हवाले से ख़ुद ही एक गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहीन अनवार हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर माहीन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर माहीन, ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पैसे बचाने के लिए या वक्त को बचाने के लिए जो है वो सी सेक्शन कर देते हैं नॉर्मल के बजाय। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत लगती है आपको? देखिए, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से हर प्रोफेशन में काम करने वाले सब लोगों का जो कॉम्पिटेंस लेवल होता है वो एक सा नहीं होता। ऐसे ही है। तो एक माइन्यूट फ्रैक्शन को सामने रखकर अगर हम जो है वो कहें कि सारा प्रोफेशन ऐसा है तो ये तो ठीक बात नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं होती। ठीक है। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ मेडिकल फैक्ट्स होते हैं, उनको भी मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। जैसा कि प्लेसेंटा प्रीविया, जैसे कि लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, अगर इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत सा ब्लड वेस्ट हो जाता है, मदर की लाइफ रिस्क में पड़ सकती है। अच्छा। हाँ, तो इस सिलसिले में ऐसी सूरत में फिर सिजेरियन सेक्शन तो मजबूरी हो जाती है। दूसरी ये कि जैसे मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं तो सिजेरियन सेक्शन भी एक सेफ मेथड है टू डिलीवर द बेबी। इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि बहुत से डॉक्टर, बहुत से लोग जो है इसी वजह से परेशान होते हैं कि पता नहीं सी सेक्शन के बाद क्या होगा, या डर होता है उनके अंदर एक, तो उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हुआ है। इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि पेशेंट्स की प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर मरीज़ को पहले से पता होगा ना कि उसके साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो किस तरह से हैंडल करना है, तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के साथ बहुत कोऑपरेट करता है। अच्छा। तो अगर उसके पास पहले से नॉलेज होगा, मरीज़ को पहले से अगर हमने काउंसिल किया होगा, तो इस सूरत हाल में मरीज़ जो है वो डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करता है, उसके डिसीजन को सपोर्ट करेगा। अच्छा। और अच्छा एक फीडबैक देता है। तो इस सिलसिले में मरीज़ की काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि उसको नॉलेज हो कि उसके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो डॉक्टर माहीन, किस स्टेज पर ये फैसला किया जाता है कि किस तरह डिलीवरी करनी है, मतलब वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन होगा? अच्छा, ये आप स्टेज की बात कर रही हैं तो वो ये बात होती है कि कुछ पेशेंट्स को तो पहले ही बता दिया जाता है कि आपका सिजेरियन होगा। फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लिकेशन है, मदर को कोई हार्ट की, लंग्स की या ऐसी कोई डिजीज़ है कि नॉर्मल डिलीवरी वो बियर नहीं कर सकती, वो लेबर पेन्स बियर नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में तो पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है। तो लेकिन बाद दफ़ा ऐसे होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई कर रहे होते हैं और लेबर के दौरान ही ड्यूरिंग द पेन्स इनिशियल स्टेज पे या लेटर स्टेजेस में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि हमें सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा। लाइक यूट्रस का रप्चर हो सकता है, बेबी का डिस्ट्रेस हो सकता है, बेबी स्टूल पास कर सकते हैं, मतलब ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले से नहीं बता सकते कि सिजेरियन होगा, लेकिन मदर और बेबी के बेनिफिट के लिए फिर उसी वक्त जो है ना वो सिजेरियन का डिसीजन करना पड़ता है। उसी वक्त कंडीशन को देखकर जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है कि किस तरफ जाएंगे। अमूमन मरीज़ जो है इस हवाले से क्या फीडबैक देते हैं जब उनको पहले से, जब आप बता देते हो कि आपकी कंडीशन ठीक है या नहीं ठीक तो हम ऑपरेशन करेंगे, तो क्या उनका फीडबैक क्या होता है या रिएक्शन क्या होता है उनका? जैसे मैंने पहले भी ये डिस्कस किया कि अगर मरीज़ को पहले से ही पूरा नॉलेज हो ना कि हमने किस तरह से प्रोसीड करना है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर वो अच्छा फीडबैक देते हैं, वो डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर मरीज़ को पहले से नहीं पता और एकदम से उसको कहा जाए जी आपका तो ऑपरेशन होगा, उसको पहले से इल्म नहीं था, तो वो फिर एकदम से घबरा जाता है और मरीज़ के जो घर वाले होते हैं वो भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि ये एकदम से क्यों ऑपरेशन का कहा गया। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि एक प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए पेशेंट्स की, ताकि उनको नॉलेज हो और वो फिर परेशानी का शिकार ना हो और वो डॉक्टर के साथ पूरा कोऑपरेट करें और उनके ऊपर ट्रस्ट करें और जो है बुरा फीडबैक फिर सामने नहीं आए। मतलब ये काउंसलिंग उनके पूरे वो जो 9 महीने के पीरियड होता है उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो मेंटली तैयार रहें। बिल्कुल ऐसे ही है, मेंटली उनको प्रिपेयर करना चाहिए हर कॉम्प्लिकेशन के बारे में। और दूसरा मुझे बताइएगा डॉक्टर माहीन के जिन ख़वातीन का सी सेक्शन हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो फिर उनको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है और क्या उनको उसके बाद कोई तिब्बी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है? रिकवरी तो देखें, जैसे डिलीवरी के बाद और सिजेरियन के बाद जो 6 वीक्स का एक टाइम होता है जिसको आम जुबान में छिला या परप्यूरियम कहते हैं,
तो ये रिकवरी टाइम होता है। ठीक है। इसमें जो है ना पेशेंट्स को रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। ये रिकवरी जो है ना तकरीबन 6 वीक्स में हो जाती है। अच्छा। और जहाँ तक आप तिब्बी मसाइल की बात कर रही हैं तो कुछ मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे तो सिजेरियन आजकल बहुत सेफ़ हो गया हुआ है, इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे आपने पूछा है तो जो स्टिचेस का एरिया होता है उसमें पेन हो सकती है, इन्फेक्शन का मसला हो सकता है। फिर सिजेरियन चूँकि एक सर्जरी है तो ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस ज़्यादा होने का ख़तरा हो सकता है और इसके अलावा जो है मसाने को, आन को, इनको नुकसान पहुँचने का खदशा होता है। इसके अलावा ये है कि अगर आपके 2 या 3 सिजेरियन हैं तो फिर आइंदा भी सिजेरियन ही होते हैं। अच्छा। तो इस तरह से सिजेरियन का चांस भी बढ़ता ही जाता है। बढ़ता ही जाता है। अगर आपका एक सिजेरियन हो गए, 2 सिजेरियन हुए तो 2 के बाद जो है ना वो फिर सिजेरियन ही करवाने होते हैं। तो इस तरह से सिजेरियन का चांस बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा सिजेरियन के बाद जो खून जमने की बीमारी है, आपने सुना होगा जैसे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जिसको कहते हैं। अच्छा। तो उसका चांस भी बढ़ जाता है। इनकी क्या वजूहात हैं? क्या कोई लापरवाही होती है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं? बेसिकली बात यह है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर पेशेंट को पूरा नॉलेज हो और वो सिजेरियन के बाद प्रॉपरली मोबिलाइज हो, वॉक करती रहे, बिल्कुल ऐसे बेड रिडन नहीं हो जाना, वो वॉक करती रहेगी और पानी जो है उसका इंटेक प्रॉपर होगा, हाइड्रेशन वो अपनी प्रॉपर मेंटेन करेगी। और अगर वो ओवरवेट है तो उस सिलसिले में कुछ खास इंजेक्शंस होते हैं, अगर वो भी लगवाएगी तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा डॉक्टर महीन, हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ऑपरेशन हो जाता है या चाइल्ड बर्थ के बाद ख़वातीन को कोई 40 से 50 दिन के लिए टोटली बेड रेस्ट पे डाल दिया जाता है कि आपने यहाँ से उठना तक नहीं है। जी, जी, तो क्या ये सेहतमंद रुझान है? बिल्कुल भी सेहतमंद रुझान नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के बाद रेस्ट करें, लेकिन ये नहीं कि आप बेड रिडन हो जाएं। जो घर के रूटीन के काम काज हैं कुछ दिनों के बाद वो अपनी रूटीन में वापस आ जाना चाहिए। और इसके अलावा डाइट का ख्याल रखें, बहुत घी और इस तरह के जो मक्खन और ऐसी चीज़ें हैं वो भी देने की कतई ज़रूरत नहीं होती। तो एक नॉर्मल रूटीन अपनी जो है वो बरकरार रखें। और इस तरह से रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। अच्छा। और दूसरा डॉक्टर महीन, हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत से लोग कहते हैं कि आपने कोई काम नहीं करना, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने घर का भी कोई काम नहीं करना, सिर्फ बेड रेस्ट करना है, प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान हम काम नहीं करते वो क्या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? वो भी हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। हाँ जी, इसके बारे में मैं कहूँगी कि ये तो एक गलत ट्रेडिशन है कि जी प्रेग्नेंट है तो उसने बस रेस्ट ही करना। हाँ, एग्जैक्टली। ये गलत चीज़ है। जो रूटीन के कामकाज होते हैं वो करने चाहिए, उनको कंटिन्यू रखें। इससे एक तो आपकी माइल्ड सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, ब्लड फ्लो ठीक रहता है, आप अपनी रूटीन में रहते हैं और इससे वेट भी कंट्रोल रहता है, एक्सेसिव वेट गेन भी नहीं होता। और ये वैसे भी अगर आप रूटीन में आप चलते फिरते रहेंगे तो ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी फैसिलिटेट करेगा। अच्छा जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम जब नॉर्मल घर के काम करते हैं तो ऐसे पोस्चर्स भी होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल ऐसे कोई बेड रिडन होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूटीन के काम जारी रखें और रूटीन को कंटिन्यू करें। और दूसरा हम देखते हैं कि बहुत सी मतलब लड़कियां जो है ये भी कहती हैं कि अगर आपकी सी सेक्शन हो गया है तो उसके 1 साल तक आपको सिम्टम्स या आप आफ्टर इफेक्ट्स आते रहते हैं और 1 साल तक आपको रिकवर होना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। जो रिकवरी टाइम है वो तो 6 वीक्स में रिकवरी हो जाती है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा होता है कि मतलब अप टिल जो है 3 मंथ्स स्टिचेस के एरिया में पेन हो सकती है और इस तरह से माइल्ड सा इशू हो सकता है, लेकिन 1 साल वाला तो ये मिथ है। 1 साल तक कोई ऐसा इशू नहीं होता, रिकवरी पहले ही हो जाती है। 6 वीक्स या फिर मैक्सिमम अप टिल 3 मंथ्स हो जाता है। और दूसरा डॉक्टर महीन, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पैदाइश के वक्त जो बच्चा और जच्चा के अमवात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान 3रे नंबर पर आता है ऐसे ममालिक में। तो यहाँ पर इस तरह के केसेस क्यों इतने पेश आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ये जो जच्चा बच्चा की अमवात हैं इसकी बहुत सी वजूहात हैं इधर पाकिस्तान में। एक तो ये है कि देयर इज़ लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। जो पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं उनमें आप देखें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे घरों में या फिर छोटे छोटे क्लिनिक्स में दाइयाँ होती हैं, मिडवाइफ्स होती हैं जो कि डिलीवर कराती हैं। उनके पास कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं होता, ना उनके पास कोई अच्छी मेडिसिन होती हैं, ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अगर ऐसे केस में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो फिर पहले तो वो खुद डील करने की कोशिश करती हैं। अच्छा। और जब उनसे फिर हैंडल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है तो फिर वो बड़े शहरों की तरफ रेफ़र करती हैं, टर्शियरी केयर में रेफ़र करती हैं। और जब तक पेशेंट ने वहाँ पर पहुँचना है उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हुई होती है, बहुत तशवीशनाक हो जाती है। इवन बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के बाद पेशेंट्स पहुँचते हैं। और ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि माँ के पेट के अंदर ही बच्चा फोत हो गया होता है जब तक कि वो बड़े हॉस्पिटल्स में पहुँचती हैं पेशेंट। अच्छा।
तो इस सब को कम करने का यही तरीका है कि जो छोटे इलाके हैं उनमें बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, बल्कि गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाएं ताकि जच्चा बच्चा की अमवात जो है ना वो कम हो सके। और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे क्वैक्स बहुत हैं जिनको कुछ आता नहीं है, वो भी अपने क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं और लोग उनकी तरफ जाते भी बहुत ज़्यादा हैं। अवेयरनेस नहीं है, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आपको लगता है? बिल्कुल इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्वैक्स के अगेंस्ट जो है ना वो एक्शन होना चाहिए जो है, ताकि लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों, वो डॉक्टर्स के पास जाएं, बड़े हॉस्पिटल्स हों, क्लिनिक्स हों, जहाँ पर वो प्रॉपर डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं और ये क्वैक्स के अगेंस्ट जो है ना ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी स्टेज पर हमें डॉक्टर के पास रेगुलरली चले जाना चाहिए? वैसे तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही रेगुलर, इवन प्रेगनेंसी से पहले जब आप प्लान कर रहे होते हैं, जैसे बाहर के ममालिक में तो पहले से फॉलिक एसिड और बहुत सी केयर बताना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन के टेस्ट कराएं और जब ड्यू हो आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। और इसी तरह से 9 मंथ्स का रेगुलर चेकअप होता है, एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है जिसको फॉलो करना होता है। इनिशियली आप 1 मंथ के बाद, फिर 2 वीक्स के बाद, लास्ट में 1 वीक के बाद फॉलो अप कराना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह आपके डॉक्टर को भी आपकी पूरी हिस्ट्री का पता होगा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है वो टाइम पर पकड़ी जाती है। ब्लड प्रेशर चेक होता है, वेट गेन चेक होता है, यूरिन के टेस्ट होते हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और हम डॉक्टर महीन ये भी देखते हैं कि जब ऑपरेशन हो रहा होता है या चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, तो लड़कियों में आजकल ख़वातीन में ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, वो बढ़ जाता है या लो हो जाता है, इसकी क्या वजूहात है? ब्लड प्रेशर बढ़ने के मसाइल आजकल बहुत सामने आ रहे हैं। एक तो ये है, उसमें जो ओबेसिटी है आजकल बहुत कॉमन हुई है, और इसके अलावा जो बाहर के खाने, ये मतलब फास्ट फूड आजकल बहुत कॉमन हो गई हुई है, इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। बहुत स्पाइसी फूड्स, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी प्रेगनेंसी में नेचुरली भी कुछ ऐसे बॉडी में चेंजेस आते हैं जो कि हाइपरटेंशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को, आप अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन करेंगे और अपनी बैलेंस डाइट लेंगे तो आप ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं। और आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, यूरिन का टेस्ट कराएं, उसे जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वो भी टाइम पर पिक हो जाती है।